हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, आप लोग के बीच मैं सुपर 30 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक यूनिक कलेक्शन लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग को यह सीरीज़ कैसा लगेगा लास्ट में वीडियो देखकर कमेंट करना न भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ DC शंट मोटर रनिंग ऑन लोड एट रेटेड स्पीड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई। एक DC शंट मोटर है जो एक रेटेड स्पीड पर चल रही है, तो उसका स्पीड कैसे घटाया जा सकता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दे रखा है: इंक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, कनेक्टिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, कनेक्टिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट। तो इसका स्पीड घटाने के लिए हम लोग आर्मेचर सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? कनेक्टिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द फ्लक्स इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। तो ट्रांसफार्मर के जो कोर में फ्लक्स होता है वो हमारा इनपुट साइड के वोल्टेज मीन्स सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द वोल्टेज अप्लाई टू ए सर्किट इज 100√2 cos 100 pi t वोल्ट एंड द सर्किट ड्रा ए करेंट इतना एम्पियर टेकिंग द वोल्टेज एज द रिफरेंस फेजर द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेंट इन एम्पियर। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला कि वोल्टेज हो, करंट हो, कुछ भी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100 pi t और दूसरे के फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है करंट का, इसका भी फ्रीक्वेंसी 100 pi t दिया है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गया। अब इसका एम्पलीट्यूड का जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों जगह एम्पलीट्यूड का साइन पॉजिटिव है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसका फेजर निकाला जा सकता है। और तीसरा चीज़ देखते हैं कि वेवफॉर्म जो है वेवफॉर्म का जो फॉर्मेशन है वो कास है कि साइन है। तो यहाँ पे तो कास दे रखा है और देखा जाए दोस्तों यहाँ पे साइन दे रखा है। तो यानी जो वोल्टेज है वो कास के फॉर्म में है और करंट साइन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो भी रिफरेंस होगा, रिफरेंस में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज को लिया गया है, तो वोल्टेज को ना चेंज कर करंट साइन को हम कॉस में बदलेंगे। तो इसके लिए जितने भी फार्मूले हैं वो आप लोग को लर्न रहने चाहिए। इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन ये 90 के केस में चेंज होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है, कास 180 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है, कास 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग। इतना यदि आप लोग याद रखेंगे तो जो भी हमारा वोल्टेज है और करंट है वो आसानी से निकल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को चेंज करेंगे।
वोल्टेज के टर्म में, और वोल्टेज के टर्म में मतलब इस साइन को चेंज करेंगे हम इस काफ्स के टर्म में। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू टेन अंडर रूट टू कास 90 माइनस थीटा। इस पे हम रखेंगे तो हो जाएगा टेन अंडर रूट टू कॉस पाई बाई टू माइनस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 अंडर रूट टू कॉस पाई बाई टू माइनस 100 पाई टी माइनस पाई बाई 4। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट टू कॉस 90 माइनस 100 पाई टी माइनस 45। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रूट टू कॉस 45 माइनस 100 पाई टी। तो इसका हो जाएगा, जब 10 रूट टू लेंगे तो कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो 100 पाई टी माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखा जाए थीटा वन की वैल्यू कितना है, थीटा वन की वैल्यू 0 है। यहाँ पर क्या है, 100 माइनस 0 है, तो एंगल क्या हुआ 0, और इसका एंगल आया माइनस 45। तो इसका मतलब ये है कि थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू कितना होगा, 0 माइनस 45। तो इसका हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब देखिए, अब पूछा है कि फेजर रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो भी करंट का। तो 10 रूट टू वी आर एम एस बाई क्या होता है, आर एम एस वैल्यू वी एम बाई रूट टू, 10 रूट टू अपन 2, तो 10 रूट टू कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इसमें ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाकी जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक, ये हमारा एटम पे डिपेंड करता है, एटम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात मैक्सिमम कर रहा है, तो जो भी हमारा नाम में जो रहता है जैसे माइक्रोवेव, तो इसमें माइक्रो क्या है, ये वेवलेंथ को शो करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगा जब फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इसमें इन तीनों की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होती है रेडियो वेव से, तो यहाँ पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है इफ द पीरियोडिक करंट 2 बस इतना दिया है इज अप्लाइड टू ए 1 ओम रजिस्टर देन द पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो पावर डिसिपेशन होता है वो I² R होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालेंगे तो क्या होगा, DC है ये, तो इसका स्क्वायर 4 प्लस 6 मैक्सिमम वैल्यू है, तो RMS वैल्यू क्या होगा 6 बाई रूट टू का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 36 अपन 2 18, और ये हो जाएगा 18 प्लस 4 अंडर रूट 22। अब क्या होगा I² R, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 ओम, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में कि हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका सॉल्व हो सकता है। फिर इसका हम देखेंगे पोलरिटी,
पोलरिटी सेम होनी चाहिए एम्पलीट्यूड का और मैग्नीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड जो भी बोल लीजिए, इसका पोलरिटी सेम है तो यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। अब कॉस है, साइन है, तो हमें रेफरेंस देखना होगा। तो सीरीज सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रेफरेंस माना जाता है और सीरीज में करंट को रेफरेंस माना जाता है। तो हम करंट कास को नहीं चेंज करेंगे, इस केस में हम साइन को कास के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। अब इसमें हम फार्मूला आप लोग को जो बताया था, मैक्सिमम उन्हीं सब फार्मूलों का यूज होता है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 200 और साइन को चेंज करना है कास के टर्म में। तो कास 90 माइनस और जितना भी ये ब्रैकेट में है ये थीटा, इसको मैं मान ले रहा हूँ। तो 2000t प्लस 50 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 cos 90 माइनस जितना भी 2000t माइनस 50। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200 cos 40 माइनस 2000t। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200 cos और माइनस बाहर निकाल लेंगे तो 200t माइनस 40। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos 200 cos 200t माइनस 40। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस 40 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 डिग्री एंगल, और करंट का एंगल कितना दे रखा है, -32। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, लैग कर रहा है। तो वोल्टेज लैग कर रहा है तो हमारा क्या होगा, करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है, नहीं -40 डिग्री है ना, तो -40 डिग्री है और करंट क्या है, +32। तो करंट लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। और ऐसे केस में क्या होगा, प्योर -40 डिग्री एंगल आया है और ये है +32। तो माइनस जो होता है, इस माइनस को नहीं लेते हैं। जो भी 200t माइनस 40 डिग्री रहता है तो उसमें हम केवल पॉजिटिव वाला टर्म लेते हैं, तो 40 डिग्री, और ये हुआ है +30.2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज सर्किट है तो करंट को हम रेफरेंस लेंगे। तो वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज 13.2 है और वहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस ही लेंगे 40। तो माइनस में वोल्टेज चला गया और करंट यहाँ पर है, तो करंट क्या कर गया, लीड कर गया। तो करंट लीड कर गया तो इस मीन्स प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। यदि ये प्योर कैपेसिटर रहता तो 90 डिग्री रहता। अभी हमारा डिफरेंस कितना है, -40 में है और इधर 30 है, इधर -40 है, मान लिया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An electric field is created by two parallel plates. At which of the following points is the electric field the strongest? तो इसमें दे रखा है A B C D, 4 पॉइंट दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है। तो इसमें जब भी ऐसा कंडीशन हो, पैरेलल प्लेट के बीच देखना रहता है, तो उस केस में क्या होता है, प्रत्येक जगह पे, एवरी प्लेस पे जो हमारा वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है। तो ए पॉइंट पर हो, बी पॉइंट पर हो, सी पॉइंट पर हो, डी पॉइंट पर हो, सब जगह सेम रहेगा।
विच लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? एवोगैड्रो लॉ को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ टू लेवल मिनिमाइजेशन इज डिजेनरेटिव इन नेचर। यहाँ पर डिजेनरेटिव नेचर पूछा है, तो दो चीज़ होता है, एक डिजेनरेटिव नेचर और एक नॉन डिजेनरेटिव नेचर। तो टोटल 16 होते हैं, जिसमें से 6 जो होता है 6 वो डिजेनरेटिव होता है और नॉन डिजेनरेटिव 10 होता है। तो टोटल आउट 16 में से 6 ही होता है जो डिजेनरेटिव होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि डिजेनरेटिव इन नेचर किसको कहेंगे? डिजेनरेटिव नेचर वही होता है जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में लिख सकते हैं, मतलब सिंगल फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं, ऐसे केस में ये टोटल 6 केस ही होता है जो डिजेनरेटिव का बनता है। तो इसका देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, इसका होता है एंड कन्वर्जन, फिर होता है और कन्वर्जन, फिर होता है एंड नैंड कन्वर्जन, फिर होता है और नॉर कन्वर्जन, और होता है नैंड नॉर नैंड। यही 6 कन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है? नैंड नॉर दे रखा है, ये होता है कि नहीं होता है? होता है। नॉर नैंड भी नहीं, नॉर नैंड नहीं होता है। एंड नॉर क्या पूछा है? डिजेनरेटिव इन नेचर। फॉलोइंग टू लेवल डिजेनरेटिव इन नेचर कौन है? तो इसमें कौन सा है? नैंड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डिजेनरेटिव जो 6 है वो मैं लिख दिया हूँ। नैंड डिजेनरेटिव होगा, तो यहाँ पर नैंड नहीं है, वहाँ पर रुक जाइए। एंड है, और है, एंड नैंड है, और नॉर है, नैंड नॉर है, नॉर नैंड है। तो नैंड डिजेनरेटिव नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? नैंड नहीं है, फिर नैंड एंड भी नहीं है। नैंड एंड है, एंड नैंड है, नैंड एंड नहीं है। तो नैंड एंड, यहाँ पर नैंड ऐड भी नहीं है। एंड और है, एंड और देख लेते हैं। एंड और इसमें से कोई एक ही होगा ना, तो कौन सा है? नैंड एंड भी नहीं है, नैंड एंड भी नहीं है, नैंड भी नहीं, एंड और है क्या? एंड और भी नहीं है। फिर क्या है? नैंड नॉर है। ये देखिए दोस्तों, नैंड नॉर। तो इसका क्या हो जाएगा? नैंड और नॉर। इसका कंसेप्ट एक बार मैं बता दूंगा आप लोग को थ्योरी में। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नैंड नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द नो लोड करेंट इज। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में करंट लैग करता है। तो नो लोड करंट क्या होगा? लैग द अप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। फ्रीक्वेंसी वार्पिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वार्पिंग जनरली ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फ्रीक्वेंसी स्केल को दूसरे फ्रीक्वेंसी स्केल पे, तो इसको बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। A low pass filter with a cutoff frequency of 30 Hz cascaded with a high pass filter with a cutoff frequency 20 Hz, the resultant filter is। तो यहाँ पर लो पास फिल्टर का यदि हम बनाएंगे, तो लो पास फिल्टर का यदि सर्किट बनाएंगे तो 30 हर्ट्ज़, और हाई पास फिल्टर का यदि बनाएंगे तो ये 20 हर्ट्ज़।
तो 30-20 में से 10 हर्ट्ज क्या होगा, इन दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंड पास फिल्टर हो जाएगा, बैंड पास फिल्टर। सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एससीआर इज डिफाइंड एज द टाइम। एससीआर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द एससीआर करंट टू बिकम जीरो, फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स बायस टू द रिड्यूस इट्स करंट बिलो द होल्डिंग करंट टेकन बाय द एससीआर टर्न ऑफ, एंड फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स बायस्ड बाय द कम्यूटेशन सर्किट। तो टर्न ऑफ टाइम वह टाइम होता है जिसमें एससीआर रिवर्स बायस के केस में कम्यूटेशन सर्किट से टर्न ऑफ होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि टर्न ऑफ टाइम कैसे डिफाइन करते हैं, वह टाइम होता है फॉर विच एससीआर इज रिवर्स बायस्ड बाय द कम्यूटेशन सर्किट। ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर वोल्टेज बाई, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब एमीटर से पूछा जा रहा है वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ मीटर। कभी भी हम क्या करते हैं, एमीटर से मेजरमेंट करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं यदि वोल्टेज मेजर करना है तो। ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप इज सेड टू ऑपरेट इन द अल्टरनेट मोड। The control input of multiplexer used in Y circuit is fed with a signal having frequency equal to twice the frequency of time-based sweep oscillator, the highest frequency that the multiplexer can operate on, half the frequency of time-based sweep oscillator, the frequency of time-based oscillator। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम-बेस्ड स्वीप ऑसिलेटर, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा स्वीप की फ्रीक्वेंसी, स्वीप ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। Among the following conditions the आइसोलेटर ऑपरेट्स ऑन, तो आइसोलेटर नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है। फॉर चेंजिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर वी शुड कनेक्ट, तो गैल्वेनोमीटर हो चाहे एमीटर हो, जब भी वोल्टमीटर या वोल्टेज मेजर करना होता है तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। और एमीटर गैल्वेनोमीटर में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि एमीटर करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर करंट के साथ साथ हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मेजर करता है। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर वी मस्ट कनेक्ट द एमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। The amplification factor of a triode operating in the linear region depends strongly on, तो ये किस पे डिपेंड करता है, the separations of the grid from the cathode and the anode। A parallel plate capacitor having charge Q, कह रहा है कि parallel plate capacitor है और चार्ज Q है, तो कह रहा है each plate is connected to a battery now, तो क्या होगा, the battery supplies on equal and opposite charge, two plate of capacitor have equal and opposite charge, the facing surface of the capacitor have equal and opposite charge, the outer surface of the plate have unequal charge। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर का फेसिंग सरफेस होती है, ये फेसिंग सरफेस, इस पे क्या होता है, कैपेसिटर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। Among the following which one have zero average value in plane electromagnetic wave, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो होगा। तो यहाँ पर फील्ड की बात कहाँ की गई है, केवल ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। What will happen to a compass needle if it is placed in the gap of parallel plate capacitor and the capacitor is connected to a battery through a resistance? Deflects for a very short time and then comes back to the original position. Deflect and remain deflected as a long time. Deflects and gradually come to the original position in a time which is large compared to the time constant। तो जब भी हम एक नीडल कंपास को रख देते हैं गैप में
इस तरह। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन वो ग्रेजुअली कम होता है, धीरे धीरे, और अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर का, जो आरसी होता है, उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है कम पास रखने की वजह से। इफ़ देयर इज स्पेस चार्ज इन ए डायोड देन द वैल्यू इज, तो वाल्व क्या होगा, स्पेस चार्ज मतलब क्या, हमारा लीकेज करंट से रिलेट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, सेचुरेशन करंट इंक्रीजेज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज। कह रहा है कि जब कैपेसिटर के प्लेट में डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जो होता है कब पास करता है, तो ये उसी केस में पास करता है जब कैपेसिटर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी जीरो चार्ज के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट पास कर जाती है कैपेसिटर में। इफ़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पास थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम कंटेनिंग एनर्जी द वेव विल ऑसिलेट विथ। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो स्मॉल वॉल्यूम वाली एनर्जी में भेजा जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये इसमें एनर्जी है थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम भेज रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बहुत, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2f, तो डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। What might be connected to the source so that when an AC series circuit is formed, the instantaneous current is zero when the instantaneous voltage is maximum। तो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट कब जीरो होगा और उस केस में वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक प्योर इंडक्टर की हम बात करते हैं। प्योर इंडक्टर में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, करंट को तो सपोर्ट करता है लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट जीरो होती है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो ये प्योर इंडक्टर का कंसेप्ट है। इन कंडक्टर्स विच आर क्लोजली स्पेस्ड एंड कैरिंग AC करंट द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज कॉज्ड बाई। तो कह रहा है कंडक्टर में जो करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके वजह से होता है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और दोनों के वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही की वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों ये हम 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं। 2-3 क्वेश्चन का मार्किंग मैं नहीं किया था, तो वो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हो गया है। तो ये सीरीज मेरा आप लोग को कैसा लगा, यदि आप लोग ऐसा सीरीज पसंद करते हैं और आप लोग को और भी ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।